एम्पियर्स लॉ या एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। इसके लिए हम लोग क्या है कि यहाँ पर एक फिगर बनाए हैं, एक लूप देखो यहाँ पर बनाया है। लूप किसी शेप का ले सकते हैं, ये इरेगुलर शेप है, रेगुलर भी ले सकते हैं। तो ये जो हम लोग एक प्लेन क्लोज्ड कर्व यानी एक लूप लिए हैं, इसमें हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं, इसके लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट जिसका लेंथ हो गया dl। वेक्टर के रूप में लिखेंगे dl वेक्टर। मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है b वेक्टर, यही b वेक्टर और dl वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट लेंगे और अगर उसको इंटीग्रेट कर देंगे पूरे क्लोज कर्व के लिए तो वो कहलाएगा सर्कुलेशन और b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। यही जो सर्कुलेशन होगा b वेक्टर डॉट dl वेक्टर, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर का जो सर्कुलेशन होगा वो इसी प्लेन क्लोज कर्व के द्वारा जो एरिया बाउंड होगा उस एरिया से जो टोटल करेंट पास करेगा और म्यू नॉट के प्रोडक्ट के बराबर यानी गुणनफल के बराबर, यानी सर्कुलेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स द करेंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाई प्लेन क्लोज्ड कर्व। द सर्कुलेशन इंटीग्रेशन क्लोज कर्व b वेक्टर डॉट dl वेक्टर ऑफ रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड along a plane closed curve is equal to mu naught times the total current passing through the area bounded by the closed curve provided that the electric field remains constant in it। that is, इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, that is सर्कुलेशन यहाँ से हो गया इंटीग्रेशन क्लोज कर्व b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट i, वेयर i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 माइनस i3। जो करेंट इसमें इन करेगा उसको पॉजिटिव लेना है, जो इससे आउट होगा उसको निगेटिव लेना है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट करेंट वायर, यानी एक लंबा वायर होगा, सीधा लंबा वायर, उसमें करेंट फ्लो कर रहा है, उसके कारण किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। फिगर देखो यहाँ से, ये मान लेते हैं कि स्ट्रेट वायर है, करेंट इसमें आई फ्लो कर रहा है। मान लो ठीक है, यहाँ से हम लोगों को ये मान लो पॉइंट है d डिस्टेंस पर, ये पॉइंट मान लेते हैं P, यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। मान लो करेंट या तो प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर मान के चलते हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से क्या करेंगे, इस d को रेडियस मानते हुए, d डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए, ठीक है ना, और इस वायर को सेंटर पर मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो चलिए इस तरह से एक सर्किल ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पर जो है करेंट वायर है, करेंट हो गया I, और यहाँ से यहीं से हम लोग को लेना है ये d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। देखो करंट जो है क्लियरली देख रहे हो प्लेन से बाहर की तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर। राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो यहाँ से देखो ये करंट के डायरेक्शन को बता रहा है थंब, तो कर्ल फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। इस पॉइंट पर लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ठीक इसके टेंजेंट के अलॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया बी वेक्टर। यहाँ पर क्या करोगे, अगर छोटा सा एलिमेंट काट लो, एलिमेंट, इस एलिमेंट का लेंथ मान लेते हैं dl, वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा dl वेक्टर। चलिए इसको यहाँ पर ऐसे करके दिखा देते हैं, dl वेक्टर। साफ साफ देख रहे हो कि dl वेक्टर और ये जो b वेक्टर है दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कुलेशन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है ना। उसके बाद एम्पियर लॉ लगाएंगे और इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए
फॉर्मूला निकालेंगे। देखो साफ साफ है कि मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर दोनों एक दूसरे का सेम डायरेक्शन में, एलिमेंट ही न काटें उसको लिखें डीएल वेक्टर यहाँ पर। तो एलिमेंट जो है डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ से लिखेंगे सिंस बी वेक्टर इज पैरेलल टू डीएल वेक्टर एट पॉइंट P, तो देयरफॉर थीटा हो जाएगा कितना 0 डिग्री। अब यहाँ से लिखेंगे सर्कुलेशन यानी इंटीग्रेशन क्लोज कर्व बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन क्लोज कर्व बी डीएल कॉस थीटा, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। यहाँ से देखो b को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन क्लोज कर्व डीएल, कॉस 0 का वैल्यू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है बगल में, लेकिन लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। अब देखो डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो एल, और पूरा जब एल का सर्कुलेशन लोगे तो सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा यानी 2 पाई डी। तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग कितना b इंटू 2 पाई डी, हो गया इक्वेशन 1। फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, ये सर्कुलेशन यानी इंटीग्रेशन क्लोज कर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई। यहाँ पर आई क्या है जो करेंट फ्लो कर रहा है इस वायर में, ठीक है ना, तो वेयर आई इज इक्वल टू हो गया करेंट इन वायर। अब देखो ऑलरेडी हम लोग इंटीग्रेशन क्लोज कर्व बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का वैल्यू कितना निकाले हैं b इंटू 2 पाई डी, उसी वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो b इंटू 2 पाई डी इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यहाँ से b का वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। अब अगर तुम वेक्टर के रूप में लिखना चाहोगे तो ज़रा ध्यान से देखो, इस करेंट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा प्लेन के परपेंडिकुलर और इनवर्ड, ठीक है ना। यहाँ पर ये हम लोग चूँकि फिगर में इस तरह से लिए हैं तो डायरेक्शन हो गया टेंजेंट के लॉन्ग, तो जैसा दिया रहेगा अगर वहाँ पर उस हिसाब से दिया रहेगा तो यहाँ पर वेक्टर के रूप में अगर लिखोगे तो लिख देना प्लेन के परपेंडिकुलर गोइंग इनटू इट, और अगर इस तरह से रहेगा तो लिख देंगे along द टेंजेंट। क्या लिखेंगे along द टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा के लॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू फाइनाइट करेंट बार, यानी इस बार वायर का लंबाई कुछ निश्चित होगा, फिक्स होगा, करेंट आई फ्लो कर रहा है। मान लो इसी पॉइंट P पर जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे यहाँ से इसको हम लोग एक ज्वाइन कर देते हैं और ये एंगल मान लेते हैं θ1, और यहाँ से भी ज्वाइन कर देते हैं इधर से और इसको मान लेते हैं θ2। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी इंटू cos θ1 माइनस cos θ2। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक। मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करेंट वायर्स, यहाँ से देख लो ध्यान से, ये दो पैरेलल करेंट वायर है, ये एक मान लो, दूसरा वायर ये हो गया, दोनों में करेंट जा रहा सेम डायरेक्शन में, मान लेते हैं ये हो गया I1 और ये क्या मान लो I2। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके आसपास में,
वो पता करते हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा। पहला वाला करेंट वायर के कारण हम लोग लेंगे दूसरे वायर के नज़दीक इनवार्ड हो रहा है, नहीं इनवार्ड, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लें, तो ये क्रॉस कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं B1 वेक्टर। अब इस दूसरे वायर में जो करेंट है I2 उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो इसे देखो थंब इधर जा रहा है करेंट की तरफ, तो फिंगर क्या हो जाएगा आउटवर्ड, तो इसके कारण जो पहले वाले वायर के पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से हो जाएगा डॉट, इसको लिख देते हैं B1 वेक्टर। हाँ B2 कर दो है ना, I2 के कारण वहाँ B1 मान लिए हैं तो इसको B2 वेक्टर। यानी कि दूसरा वायर में जो करंट I2 है उसके कारण पहले वायर के नज़दीक जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हो जाएगा प्लेन के बाहर और प्लेन के परपेंडिकुलर, और इसको B2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसी राइट हैंड थंब रूल से देखो पता चला है ना। अब तुम जानते हो न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है ना, टू एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब जितना फोर्स ये वायर उस पर लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा वायर भी पहले वायर पर लगाएगा। तो किसी एक पर फोर्स निकालते हैं पहले, तो मान लो इस दूसरे वायर में एक छोटा सा एलिमेंट काट लो, DL जो लेंथ होगा वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो DL वेक्टर हो जाएगा। क्लियरली देख रहे हो ये DL वेक्टर जो है ना प्लेन के अलॉन्ग है और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री। उसका यूज हम लोग आगे करेंगे, 90 डिग्री कहाँ पर यूज होगा जब फॉर्मूला लिखेंगे पता चल जाएगा। सबसे पहले चलो किसी एक वायर, तो हम लोग पहला वायर ले रहे हैं, पहले वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो लिखेंगे, तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट I1 नियर सेकेंड वायर। तो ये हो जाएगा B1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला पढ़े थे क्या, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। इसका मतलब इसके डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं D, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिए D। बिल्कुल वही वाला केस है, ठीक है ना, वही वाला केस है। अब देखो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिए, कितना हो गया म्यू नॉट I बाई 2 पाई डी। आई की जगह पर I1 लिखें क्योंकि पहले वाले वायर में करेंट है I1, तो यहाँ से देखो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट I1 नियर सेकेंड वायर। इस सेकेंड वायर के नज़दीक जो मैग्नेटिक फील्ड है साफ देख रहे हो, प्लेन के परपेंडिकुलर, प्लेन के इनवार्ड B1 वेक्टर से डिनोट किए हैं, उसका मैग्नीट्यूड B1 हो जाएगा म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर है करेंट वायर, इस पर फोर्स लगेगा, याद होगा पढ़ाए थे ना, बिल साइन थीटा, फोर्स बराबर मैग्नेटिक फोर्स बिल साइन थीटा। और अगर उसको वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे IDL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, या IL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, पूरे वायर के लिए लेंगे तब, यहाँ छोटा एलिमेंट के लिए ले रहे हैं। तो अब लिखोगे फोर्स, फोर्स ऑन एलिमेंट DL वेक्टर ऑफ सेकेंड वायर। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड ही ले लेते हैं, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B1 मैग्नेटिक फील्ड है B1, करेंट हो जाएगा I2, L के जगह पर लिखोगे DL साइन थीटा यानी थीटा 90 डिग्री। B1 कितना है देखो ऊपर, म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ये हो जाएगा I2 DL साइन 90 का वैल्यू 1।
तो अगर फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखोगे एलिमेंट पर तो यही हो जाएगा फोर्स के लिए फॉर्मूला। और अगर यहाँ से लिखेंगे फोर्स पर यूनिट लेंथ F/dl तो हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। देखो ये तो पहला वाला करंट वायर जो है दूसरे पर फोर्स लग रहा है, दूसरे वायर के एलिमेंट पर। दूसरा भी वायर इतना ही फोर्स लगाएगा, समझ गए, न्यूटन थर्ड लॉ से। इसका मतलब है कि दोनों वायर के बीच जो फोर्स हो जाएगा इतना ही हो जाएगा, या फोर्स पर यूनिट लेंथ कहेंगे तो इतना हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। फर्स्ट करेंट कैरिंग वायर दूसरे वायर पर जो फोर्स लगाया न्यूटन थर्ड लॉ से, ये जो दूसरा करेंट कैरिंग वायर है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा B2 इस वायर के नज़दीक, पहले वायर के नज़दीक। और इस कारण से इस पर जो फोर्स लगेगा ना, पहले वाले वायर जिसमें करेंट I1 है उस पर भी इतना ही फोर्स लगेगा, सेम फोर्स लगेगा। इसका मतलब है यानी हम लोग कहेंगे अगर दोनों वायर के बीच जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ पर वो कितना हो जाएगा, F/dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd। अब देखो यहाँ से पता करेंगे जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच वो क्या अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। तो हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के लिए देखो ध्यान से, अगर हम लोग इस वायर पर फोर्स निकालें इस पर, ठीक है ना, तो ज़रा गौर से देखना, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड है ना, देखो करंट किधर है, ऊपर की तरफ, तब फोर्स किधर लग रहा है ना, टुवार्ड्स I1। यानी कि पहला वाला वायर जो है, फर्स्ट वायर जिसमें करंट I1 है, दूसरे वायर को F1 फोर्स लगा करके अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना, यानी इधर फोर्स लगाएगा। अब जरा देखते हैं इस पर दूसरे वायर के द्वारा जो इस पर फोर्स लगेगा, दूसरे वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, इस दूसरे वायर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B2, प्लेन के परपेंडिकुलर है ना, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। करेंट यहाँ भी देख रहे हो I1 ऊपर की तरफ है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फिंगर को कैसे रखेंगे, यानी करेंट है उस ऊपर की तरफ, तो ज़रा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा। नहीं, ये देखो ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, करेंट के लिए फिंगर को देखो ऐसे रखोगे, थंब किधर जा रहा है, I2 की तरफ। इसका मतलब I2 वाला जो वायर है जिसमें I2 करेंट है वो भी पहले वाले वायर को अपनी तरफ खींचेगा, कितना फोर्स लगा करके, मान लो F2, दोनों एक दूसरे को खींच रहा है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स लगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इसका मतलब है अगर दो करेंट वायर हो, दो करेंट वायर यानी पैरेलल वायर हो और दोनों में सेम डायरेक्शन में करेंट होगा तो दोनों के बीच फोर्स होगा अट्रैक्टिव, और अगर विपरीत दिशा में होगा तो हो जाएगा रिपल्सिव। इफ I1 बराबर I2 बराबर ले लेंगे 1 एम्पियर, समझ गया ना, D1 बराबर 1 मीटर। उस स्थिति में अगर लिखेंगे F डिवाइडेड बाई DL, समझ गया ना, तो कितना हो जाएगा, देखो म्यू नॉट I1 I2 कितना है 2πd ना, तो यहाँ से 4π × 10⁻⁻7 × 1 डिवाइडेड बाई 2π × 1, काट दोगे तो कितना बार में, 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। समझ गए, ये आया। देखो इफ़ I1 I2 दोनों को हम लोग 1 एम्पियर मान लिए, I1 = I2 = 1 एम्पियर, D1 = 1 मीटर। अब इस सब का वैल्यू बैठा दिए तो F/dl म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd कितना हो गया, 4π × 10⁻⁻7 म्यू नॉट का वैल्यू है, I1 I2 1 1 है,
नीचे हो जाएगा 2 पाई, डी का वैल्यू 1, 2 पाई से कैंसिल किए 4 पाई 2 बार में, तो बच गया कितना है बाई डी एल, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। यानी अगर दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट ले लें और दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस रखते हैं 1 मीटर, उस स्थिति में जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा दोनों वायर के बीच वो हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अब इसी आधार पर एम्पियर, जो 1 एम्पियर करंट है, उसको डिफाइन भी किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया? 2 पैरेलल वायर, 2 पैरेलल करेंट वायर हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो 1 मीटर, ठीक है, और दोनों वायर के, है ना, पर यूनिट लेंथ, दोनों वायर के पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा हो 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, तो प्रत्येक वायर में जो करेंट होगा वो कहलाएगा 1 एम्पियर। डिफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर करेंट: इफ 2 पैरेलल करेंट वायर्स placed at a separation of 1 meter and force per unit length between them is 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter, then the current in each wire is called 1 ampere।